नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली में यदि राजयोग लगे हों अथवा दुर्योग लगे हों। कल मैंने बताया था कि राजयोग लगे हों तो वो कौन सा समय होगा जब राजयोग का पूर्ण प्रभाव जातक को मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में यदि दुर्योग है, जैसे ग्रहण लगा हुआ है, अंगारक योग है, चांडाल योग है, तो इस दुर्योग का जातक को कब नुकसान होगा, कब उसका पूर्ण फल भोगना होगा, कब उस कष्ट से गुजरना होगा, वो समय तब तय कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कल का कार्यक्रम, जो लोग दर्शक आज सीधे सीधे मेरा कार्यक्रम आज का देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो कल का कार्यक्रम यानी वीडियो नंबर 265 वो जरूर देखें, क्योंकि वो देख लेंगे उसको तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप आज का कार्यक्रम देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, पर कल का देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप मेरी बात को समझ लेंगे, क्योंकि आज मैं पॉइंट देकर के, अंश देकर के नहीं समझाने वाला हूं। कल मैंने एक जन्मांक चक्र पर पॉइंट देकर के समझा दिया था, तो उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन से ग्रह कब अपना योग और दुर्योग का पूर्ण फल देंगे, इसका हम कैसे निर्णय करें। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कोई भी राजयोग हो या दुर्योग, ऐसा नहीं है कि वो अपना फल, लोग पूछते हैं कब अपना फल देंगे, तो मैं बार बार कहता हूं कि अपना फल वो सदैव देते रहते हैं। अगर दुर्योग है तो उसका सदैव नुकसान होगा, राजयोग है तो उसका सदैव लाभ होगा। यहां एक बात और, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने फलाने गुरुजी ने कहा था कि आपकी कुंडली में कालसर्प है, चांडाल है, इसकी शांति करा लीजिए, तो मैंने करा लिया था, अब तो वो खत्म हो गया होगा। मैं आपके दिमाग से ये बात निकलवाना चाहता हूं कि कोई भी राजयोग हो या कोई भी दुर्योग, वो कभी खत्म नहीं होता। ये आकाश है, ये वो चिन्ह चीज है, ये दर्शा रहा है कि जब जातक इस धरती पर आ रहा था तो इस तरह की ग्रह स्थिति को लेकर के आ रहा था, तो उस समय के बने योग कभी समाप्त नहीं होंगे, वो अपना प्रभाव जातक को सदैव देते रहेंगे। ये हमेशा याद रखिए आप लोग। अब हम ये जान लेते हैं कि मान लिया जाए कि कोई राजयोग है, मैंने कल बात ये आपको बताई थी कि कोई राजयोग है, कब उसका प्रभाव मिलेगा, रोज मिलेगा। लेकिन जब वो मुख्य, आज वही तय किया था, कल भी बताया था, आज भी बताता हूं कि जब उस मुख्य ग्रह की महादशा में उस मुख्य ग्रह का अंतर आएगा तो विशेष फलाफल मिलेगा। होता क्या है कि जब किसी ग्रह की महादशा चल रही हो, अब उसमें अंतर होता है, प्राणांतर होता है, प्रत्यंतर होता है, प्राणांतर होता है, सूक्ष्मांतर होता है, तो हर दिन में ग्रह जो चक्र है वो घूम रहा है। अब मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा जो समय है, आपका बुरा दिन चल रहा है, कोई 7.5 चल रही है, ढैया है, राहु की महादशा है या अष्टमेश की महादशा है, आप परेशान हैं। लेकिन आपकी कुंडली में जो महादशा, अंतरदशा, प्राणांतर या सूक्ष्मांतर आया, वो गजकेसरी आपकी कुंडली में योग है, उसका प्रभाव आया, समय की अवधि 2 दिन की थी, आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप परेशान बहुत ज्यादा हैं, तो 2 दिन की वो अवधि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में चांडाल योग लगा हुआ है, ग्रहण योग लगा हुआ है और आप परेशान चल रहे हैं, तो 2 दिन के लिए अगर वो ग्रहण का समय घूमा तो आप उस 2 दिन में ही तबाह हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। उसी तरह से यदि आपके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं और गुरु गजकेसरी योग का प्रभाव आपको 2 दिन के लिए भी मिला, तो उसमें आपको आकस्मिक धन लाभ हो गया, फायदा हो गया। तो जब बढ़िया होता है तो वो 2 दिन का भी प्रभाव श्रेष्ठ मिल जाता है, और जब खराब होता है तो वो 2 दिन का भी प्रभाव आप व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन उसका एक मूल समय भी जीवन में होता है जब जातक को वो सर्वाधिक श्रेष्ठ सफलता देता है। तो आइए आपको आज मैं उसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, कल ये मैंने बताया था, आज मैंने उसमें वृद्धि की है, इसको आप नोट कर लीजिए कि कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च के घर में बैठे हों तो हमें उसको 35 अंक देने हैं। इसके बाद स्वराशिस्थ ग्रह है तो 30 अंक देने हैं, मित्र राशिस्थ ग्रह है तो 20 अंक देने हैं, मूल त्रिकोणगत ग्रह हो तो उसको हमें 10 अंक देना है, और उच्चाभिलाषी हो यानी अगली राशि उस ग्रह की उच्च की होने जा रही हो तो उसे हमें 5 अंक देने हैं। आगे देखिए, यदि कोई नीच का ग्रह है तो उसको हमें 35 अंक देने हैं, पापक ग्रह है तो 30 अंक देने हैं, पापक ग्रह के घर में बैठा है अथवा शत्रु के घर में बैठा है तो 20 अंक हमें उसको देने हैं, और पापक ग्रह से दृष्ट है तो 10 अंक, और नीचाभिलाषी है यानी कि अगली राशि उसकी नीच की होने जा रही है तो हमें उसे 5 अंक देने हैं। अब इसी के आधार पर तय करेंगे कि वो जो मुख्य
जो दो योग कारक ग्रह हैं उसमें से किसकी महादशा में किसका अंतर आएगा तो सर्वाधिक श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। उदाहरण पहले एक अच्छा समझाता हूं और फिर 6वें 8वें 12वें का भी समझा देता हूं। चलिए मान लीजिए कि कुंडली में किसी के गज केसरी योग भाग्य भाव में लगा हुआ है। यहां आज मैं पुनः बता दूं, पॉइंट नहीं दे रहा हूं क्योंकि पॉइंट देने से बाकी का समय नहीं हो रहा पाता समझाने के लिए, अतः पॉइंट कल के वीडियो को देख करके आप लोग समझ लीजिए। अब यहां गज केसरी योग है। गज केसरी योग में हम ये कैसे तय करें कि गज केसरी का सर्वाधिक श्रेष्ठ लाभ जातक को कब मिलेगा? तो इसके लिए देखिए गुरु कहां बैठे हैं, तो गुरु उच्च राशि में बैठे हैं, तो गुरु को मिला 35 अंक। ये चंद्रमा के मित्र भी हैं, अतः मित्र राशिस्थ होने के चलते इनको मिला 20 अंक। चंद्रमा की यदि बात करूं तो चंद्रमा केवल स्वभवन में बैठे हैं, स्वराशिस्थ हैं, अतः इनको मिला 30 अंक। चंद्रमा की अगली राशि न तो यहां पर उच्च होने वाली है, न तो यहां पर कोई और इनको अंक प्राप्त हो रहा है, अतः यहां पर गुरु का बलाबल ज्यादा हुआ। 55 अंक के साथ गुरु बली हुए, अतः हम ये कहेंगे कि इस जातक को गजकेसरी का पूर्ण लाभ गुरु की महादशा में जब चंद्रमा का अंतर आएगा तब प्राप्त होगा। अब प्रश्न उठता है कि मान लीजिए इस जातक के जीवन में गुरु की महादशा आए ही ना, या जाकर के जीवन के 100वें वर्ष में आ रही हो, 99वें वर्ष में आ रहा हो, या 120वें वर्ष पर लग रहा, उस समय इस जातक को इसका क्या लाभ मिलेगा? तो फिर हम देखेंगे कि तब हम कहेंगे कि यदि इस कुंडली में गुरु की महादशा आएगी ही नहीं तो चंद्रमा की महादशा में जो गुरु का अंतर होगा उसी को गजकेसरी का सर्वाधिक श्रेष्ठ समय माना जाएगा। यानी इस बात से यह सिद्ध होता है कि प्रभाव दोनों ग्रह के अंतर में जब आएंगे तो प्रभाव तो होगा, लेकिन सर्वाधिक जिसको पॉइंट ज्यादा मिले हैं वो अगर आए जीवन में तो वो सर्वाधिक श्रेष्ठ समय होगा। अब मान लीजिए कि यही गजकेसरी कुंडली के अष्टम स्थान में बना हुआ है। अब यहां पर आप अष्टम स्थान में गजकेसरी योग देख रहे हैं। अब हमें यह तय करना है कि इस गजकेसरी में किसको ज्यादा बलाबल है, कौन वो ग्रह होगा जिसकी महादशा में जिसका अंतर आएगा तो पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो यहां देखिए चंद्रमा यहां मित्र राशिस्थ हैं, चंद्रमा यहां मित्र राशिस्थ हैं, अतः चंद्रमा को यहां मिला 20 अंक। गुरु की यदि बात करूं तो गुरु यहां पर बुध के घर में बैठे हैं और देखा जाए तो ये उनके शत्रु का घर है, और यहां पर गुरु उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर गुरु उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, तो गुरु को यहां उच्चाभिलाषी होने के चलते मिला 5 अंक। और शत्रु के घर में बैठे हैं, ये पापक ग्रह का घर नहीं है, इनके शत्रु के घर का घर है, अतः हम इनको और 20 अंक देंगे। अब यहां देखा जाए तो 25 अंक होते हैं गुरु के और 20 अंक होता है चंद्रमा का। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है, यहां जो मूल प्रभाव होगा वो ऐसा होगा, समझिए इस चीज को, कि चंद्रमा का यहां बलाबल ज्यादा है गुरु की अपेक्षा। गुरु पापक ग्रह का यहां पर पॉइंट लिए हुए हैं, अतः गुरु की महादशा में जब यहां चंद्रमा का अंतर आएगा तो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं होगा जितना चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर आने पर होगा। यानी इस गजकेसरी में पॉइंट गुरु के ज्यादा होने के बाद मैं समझता हूं कि आप लोग ध्यान थोड़ा सा देंगे तो आपको यह बात बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगी कि मैं किस तरह से इसको सिद्ध कर रहा हूं। तो गुरु का यहां बल ज्यादा होने के बावजूद ये जो 20 अंक लिए हैं वो पापक ग्रह का लिए हैं, पाप घर में होने का लिए हैं, अपने माफ करिएगा शत्रु के घर में होने का लिए हैं। अतः इस पॉइंट को हमें बलवान होने के बावजूद प्रभाव इसी का ज्यादा दिख रहा है यहां पर। यानी ये मित्र गृही है और जा भी रहा है अपने घर में। गुरु भी यहां से उच्च घर में जा रहे हैं, लेकिन उच्च घर का पॉइंट कम होता है, पॉइंट 5 है, तो बलाबल ज्यादा यहां चंद्रमा का होने के चलते। और इसके बाद बारी आएगी कि यह भी देखिए कि किस लग्न में यह बात घटित हो रही है, तो ज्यादा अच्छे से आप इस पॉइंट को सिद्ध कर लेंगे। यह भी आपको देख लेना है कि कहीं से इन चीजों को पापक ग्रह तो कोई नहीं देख रहा है, तो और ज्यादा बेहतर ढंग से आप इसका रिजल्ट निकाल पाएंगे। अब मान लीजिए
कि आपकी कुंडली में लगा हुआ है ग्रहण योग, और ग्रहण कहां लगा हुआ है, तो कुंडली के 10वें भाव में लगा हुआ है। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, सूर्य यहां बलवान होते हैं, सूर्य अपने घर में है। अब अंकों से यह देख लेना होगा, चलिए यहां अंक देके थोड़ा सा समझा देता हूं कि यहां पर गुरु जो है वो 15 अंश पर है, राहु जो है यहां पर वो 10 अंश पर मान लीजिए इसको, अथवा अगर आप 10 अंश न मान करके राहु को ही बल दे दीजिए। चलिए हमने राहु को बल दे दिया, यहां राहु 20 अंक पर है, 20 अंश पर है। अब हमें यह निकालना है कि यहां जो ग्रह बैठा हुआ है इसमें से कौन वो ग्रह होगा, यानी ग्रहण का प्रभाव जातक को सबसे ज्यादा कब झेलना होगा। तो आइए इसको मैं सिद्ध करके यहां बताता हूं। अब सूर्य की बात करूं तो सूर्य पहले तो स्वराशिस्थ हैं, तो इनको मिले 30 अंश, समझिए इसको। इसके बाद मूल त्रिकोणगत हैं, क्योंकि 15 अंश पर हैं तो मूल त्रिकोणगत होने के चलते इनको मिला 10 अंश, तो 30 और 10 40। राहु की बात करूं तो राहु का अंश ज्यादा है, लेकिन वो शत्रु के घर में बैठा हुआ है, और शत्रु के घर में होने के चलते इसको मिला 20 अंश। अब हमें जवाब क्या देना है, अब हमें जवाब देना है कि जातक की कुंडली में सूर्य की महादशा में राहु का जब अंतर आएगा तो निश्चित रूप से वो वक्त छोटा होगा, लेकिन वो जातक को काफी पीड़ा पहुंचाएगा। अब इसका ये कतई मतलब नहीं कि जब राहु की महादशा में सूर्य का अंतर आएगा तो जातक को कष्ट नहीं होगा, वहां भी होगा। क्यों होगा, इसीलिए मैंने इसके पॉइंट को बढ़ा दिया था। अगर यहां पर यही पॉइंट 10 अंक होता तब तो फिर यहां पर राहु की महादशा में उतना कष्ट नहीं होगा जातक को सूर्य के अंतर आने पर, जितना सूर्य की महादशा में राहु के अंतर आने पर जातक को कष्ट होगा। मुझे लगता है कि यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। मैंने बहुत सरलता से इस चीज को समझाया है। फिर से समझिए कि यहां पर अगर राहु के पॉइंट को हमने ज्यादा किया है तो राहु की महादशा में सूर्य का अंतर आने पर भी जातक को कष्ट होगा, लेकिन यदि हम यहां पर राहु के पॉइंट को कम कर देते हैं कि राहु यहां पर 10 अंश पर है, सूर्य का अंश ज्यादा हो गया, सूर्य का बल भी ज्यादा हो गया, तो सूर्य का बलाबल तो हुआ, सूर्य अपना काम यहां करेंगे, हर तरह से सूर्य ही यहां बली है। लेकिन ये जब राहु का अंतर आएगा तो जातक को वो कष्ट होगा, जातक को खुद को कष्ट होगा। अब यहां पर भाव भी देखना है कि किस भाव में बैठे हैं, तो पिता के भाव में बैठे हैं, पिता का कारक होकर के बैठे हैं, तो हो सकता है जातक के पिता को भी नुकसान पहुंचा देगा। तो वो थोड़ा ही वक्त होगा, ये बहुत लंबा वक्त नहीं होगा। अब यहां इतना नहीं डरना, क्योंकि आप गौर करिएगा तो मैंने कहा सूर्य में राहु, राहु में सूर्य होता तो थोड़ा लंबा वक्त हो जाता, लेकिन राहु सूर्य में अगर राहु आ रहा है तो मामूली कुछ 2-3 महीने का वक्त आएगा, और वो थोड़ा ही वक्त होगा जो जातक को कष्ट पहुंचाएगा। इस पॉइंट को आपको समझ लेना। उसी तरह से अब यहां पर कहीं भी मान लीजिए चांडाल योग यहां हम बना ले, यहां बना ले, यहां बना ले, उसमें इन पॉइंटों को जोड़ लीजिएगा। ये तीसरा नंबर है, इसमें आपको पापक ग्रह के घर में अथवा शत्रु राशिस्थ, इन दोनों को जोड़ लेना है। अगर इसको आपने जोड़ लिया, समझ लिया, तो आप पूर्णतः निकाल लेंगे कि वो कौन सा समय जीवन में आ रहा है जब हमें विशेष सावधानी बरतनी है, ना कि हर दिन उससे डरना है। हालांकि मैं बता चुका हूं कि उसके मामूली प्रभाव आते जाते रहते हैं। अब प्रिय दर्शकों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पंचधा मैत्री जो ग्रहों की है उसे भी बताना चाहिए, क्योंकि जब तक पंचधा मैत्री से ग्रहों को एक ढंग से आप समझेंगे कि नहीं कि क्या होता है कि मान लीजिए कि सूर्य जो है चंद्रमा के घर में आते हैं तो सम हो जाते हैं, लेकिन यही चंद्रमा जब सूर्य के घर में जाते हैं तो अतिमित्र हो जाते हैं। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, उस रहस्य को मैं आपको आने वाले दिनों में जल्दी ही बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का विषय मैंने लगभग समझाने में सक्षम हुआ हूं। अगर एक बार में मेरी बात समझ में ना आए, 2 बार 3 बार देखिए, अपनी कुंडली पर निकालिए आपको, और अगर वो समय बीत गया है तो उस समय को जाकर के चेक करिए, आप परेशान रहे होंगे बड़ी मात्रा में, तब आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। इसे अपनी कुंडली पर घटा करके देखिए और फिर बताइए। मैं आशा करता हूं कि आज का विषय ये 2 दिन जरूर इसमें लगा, लेकिन मैं इसे आपको पूर्णतः समझाने में सफल हो पाया हूं। तो इजाजत दीजिए, पुनः एक नए विषय के साथ आप सबके सम्मुख हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।